बाजार में एक पुरानी कहावत है जो कहते हैं सुनहरे अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। अच्छा। बड़ा पैसा तभी बनता है जब सड़क पर खून बह रहा हो, चाहे वो खून आपका ही क्यों ना हो। वाह, ये बात तो मतलब सोचने पे मजबूर कर देती है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा मौका तब छिपा होता है जब हर कोई डर कर भाग रहा हो। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही सेक्टर की चीरफाड़ करने वाले हैं जहां डर का माहौल अपने चरम पर है। भारतीय आईटी सेक्टर। हाँ, भारतीय आईटी सेक्टर। ज्यादातर लोग, मीडिया और कई निवेशक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को भारतीय आईटी के लिए एक तबाही के तौर पर देख रहे हैं। पूरी कहानी को पलट कर देखता है। एक बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण। ये दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आम धारणा तो यही है कि एआई पारंपरिक आईटी नौकरियों के लिए एक बड़ा खतरा है। और ये कि भारतीय कंपनियों का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो खतरे में है। हाँ, सही कहा। और आज हमारा मिशन इसी विपरीत दृष्टिकोण को समझना है। हम उन 8 ठोस कारणों की गहराई में उतरेंगे जिनके आधार पर यह दलील दी जा रही है कि मौजूदा डर के माहौल के बावजूद निफ्टी आईटी में निवेश करना न सिर्फ एक समझदारी भरा कदम हो सकता है, बल्कि शायद एक सुनहरा मौका भी। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस डर के गुब्बारे में सुई छुपोकर देखते हैं कि इसमें कितनी हवा है और कितनी हकीकत। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है? तो पहला बिंदु है बाजार का मूड, उसकी भावना। और फिलहाल आईटी सेक्टर को लेकर माहौल काफी निराशाजनक है। बहुत नेगेटिविटी है। बहुत ज्यादा। और इसकी जड़ में एक ही शब्द है, एआई। निवेशकों को चिंता है कि एआई भारतीय आईटी कंपनियों को बर्बाद कर देगा। लाखों नौकरियां खत्म हो जाएंगी और जो काम ये कंपनियां दशकों से कर रही हैं वो सब कुछ मशीनें करने लगेंगी। हाँ, मशीनें करने लगेंगी। इसी डर की वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स लगातार दबाव में है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस डर को ओवर हाइप्ड पैनिक कहता है, मतलब जरूरत से ज्यादा बढ़ाई गई घबराहट। अच्छा। तर्क ये है कि एआई यकीनन छोटे-मोटे दोहराए जाने वाले काम कर सकता है, जैसे कंटेंट लिखना, कोड के छोटे हिस्से तैयार करना या कागजी काम। ठीक है। लेकिन क्या ये उन जटिल, विशाल और बेहद जरूरी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को बदल सकता है जो दुनिया के सबसे बड़े बैंकों, एयरलाइनों या रिटेल चेनों में चल रहे हैं? मतलब टीसीएस का बनाया हुआ कोई कोर बैंकिंग सिस्टम? बिल्कुल। क्या एआई उसे रातों रात बदल सकता है जिस पर करोड़ों लोगों का पैसा निर्भर है? स्रोत का मानना है कि ये डर जमीनी हकीकत से कई ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। और इस डर के माहौल को चुनौती देता है हमारा दूसरा बिंदु, जो किसी एनालिस्ट की रिपोर्ट से नहीं बल्कि एक उद्योगपति के अनुभव से आता है। ये जरूरी है। महिंद्रा ग्रुप के सीईओ अनीश शाह का मानना है कि ये डर जरूरत से ज्यादा है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उनके जैसे लोग जो असल में एआई को अपनी कंपनियों में लागू कर रहे हैं, वो इसे खतरे के बजाय एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बाजार की घबराहट और जमीनी हकीकत के बीच ये एक गहरे अंतर की ओर इशारा करता है ना? बिल्कुल। जब कोई कंपनी का लीडर जो रोज इस तकनीक से जूझ रहा है, ये कहता है कि एआई आईटी सेवाओं के लिए एक सकारात्मक बूस्ट है, तो इसका वजन किसी बाहरी विश्लेषक की राय से कहीं ज्यादा होता है। सही बात है। उनका मानना है कि ये बड़े ढांचागत नुकसान के बजाय नए अवसर पैदा करेगा जिससे काम और कुशल बनेगा। ठीक है। तो एक तरफ डर है और दूसरी तरफ एक अनुभवी सीईओ का भरोसा। लेकिन भरोसे से तो कंपनियां नहीं चलती, पैसों और नतीजों से चलती हैं। हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं? वही। भावनाओं से हटकर अगर हम आंकड़ों को देखें तो असल में तस्वीर क्या कह रही है? क्या कंपनियों की कमाई सच में घट रही है? ये सवाल हमें सीधे तीसरे कारण पर ले जाता है और यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। हाल ही में आए दिसंबर तिमाही के नतीजे। अच्छा। अगर एआई सच में बिजनेस को खत्म कर रहा होता तो नतीजों में इसका असर दिखना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ज्यादातर भारतीय आईटी कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। बेहतर रहे हैं? हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत अच्छी और बड़ी डील्स जीती हैं। ये इस बात का मजबूत सबूत है कि क्लाइंट्स का भरोसा भारतीय आईटी कंपनियों पर बना हुआ है और वो अभी भी दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। क्या हमारे पास कुछ खास आंकड़े हैं जो इस बात को और पुख्ता करते हो? मतलब किस तरह की डील्स? बिल्कुल, स्रोत में साफ तौर पर बताया गया है। जैसे इन्फोसिस ने अकेले दिसंबर तिमाही में 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की नई डील्स जीती। 4.8 बिलियन एक तिमाही में? हाँ, और टेक महिंद्रा ने 1.09 बिलियन डॉलर की टीसीवी वाली डील्स जीती। टीसीवी मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू? बिल्कुल, जिसका मतलब है कि ये डील्स अपनी पूरी अवधि में
चाहे वो 3 साल हो या 5 साल, कंपनी को इतना पैसा कमाकर देंगे। ये भविष्य की कमाई का एक बहुत मजबूत संकेत होता है। अच्छा। इसी तरह TCS और HCL टेक जैसी दूसरी बड़ी कंपनियों ने भी मजबूत नंबर दिए हैं। तो ये तिमाही नतीजे तो मतलब मौजूदा सेहत दिखा रहे हैं। जी जी, लेकिन निवेशक तो भविष्य की सोचते हैं। सही सवाल है। क्या इस बात का कोई सबूत है कि ये अच्छी कमाई आगे भी जारी रहेगी? बहुत अच्छा सवाल है, और यही हमें चौथी और बेहद महत्वपूर्ण कारण पर लाता है, रेवेन्यू विजिबिलिटी। मतलब कमाई का अनुमान? हाँ, ये जो बड़ी डील्स जीती गई हैं, ये सिर्फ एक तिमाही के आंकड़े नहीं हैं, ये भविष्य में एक मजबूत और पक्के राजस्व की गारंटी देती हैं। गारंटी? एक तरह से इसका मतलब है कि कंपनी को आज पता है कि उसे अगले 3, 5 या 10 साल तक पैसा कहाँ से आने वाला है। ये अनिश्चितता को कम करता है और निवेशकों को एक तरह की सुरक्षा का एहसास देता है कि कंपनी की गाड़ी पटरी पर है। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक खास बात ये भी है कि ये पुराने ढर्रे वाले काम के लिए नहीं है। बिल्कुल सही। खास बात यह है कि इनमें से कई बड़ी डील्स AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, हाँ, तो AI से ही जुड़ी डील्स हैं। हाँ, तो जो AI खतरा माना जा रहा है, भारतीय कंपनियां अब उसी को बेचकर पैसा कमा रही हैं। वाह। कहानी ये नहीं है कि भारतीय IT मर रहा है, बल्कि ये है कि वो अब AI और डिजिटल जैसे ज्यादा मूल्य वाले, ज्यादा मुनाफे वाले काम की ओर बढ़ रहा है। वे खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। जिस AI से बाजार डर रहा है, कंपनियां उसी से पैसा कमा रही हैं। तो ये कंपनियां सिर्फ बचाव नहीं कर रही हैं, बल्कि एक तरह से हमलावर रुख अपना रही हैं। आपने बिल्कुल सही समझा, और यहीं से हमारा 5वां बिंदु सामने आता है। अच्छा। भारतीय IT कंपनियां विकास के लिए पहले से ही AI का आक्रामक रूप से उपयोग कर रही हैं। वे डरी हुई नहीं हैं, वे अपनी आंतरिक कार्यकुशलता में सुधार कर रही हैं। मतलब अपने अंदर? हाँ, अपने खुद के ऑपरेशंस में प्रोजेक्ट डिलीवरी तेज कर रही हैं, लागत कम कर रही हैं, और इन सभी सुधारों के दम पर बाजार से नया बिजनेस जीत रही हैं। TCS, इन्फोसिस और दूसरी बड़ी कंपनियां तेजी से अपने खुद के AI टूल्स और सर्विसेज बना रही हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों जैसे TCS और इन्फोसिस तक ही सीमित है? क्या छोटी और मझोली कंपनियां इस दौड़ में पीछे नहीं रह जाएंगी? ये एक वाजिब चिंता है, लेकिन आंकड़े कोई और ही कहानी कहते हैं, जो हमें छठे बिंदु पर ले जाते हैं। ठीक है। कोफोर्ज जैसी एक मिड कैप IT कंपनी का उदाहरण लीजिए। उसने सार्वजनिक रूप से AI से जुड़े राजस्व का एक बड़ा लक्ष्य घोषित किया है। मिड कैप कंपनी ने? हाँ, वे जल्द ही $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रेवेन्यू रन रेट का लक्ष्य रख रहे हैं। ओके, रेवेन्यू रन रेट को थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। इसका मतलब है कि वे उस गति से बिजनेस करना चाहते हैं जिससे साल के अंत तक उनकी कमाई $2 बिलियन पहुंच जाए। ये एक तरह का अनुमानित सालाना राजस्व है, मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर। समझ गया। और इस लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा AI, क्लाउड और डेटा सेवाओं पर केंद्रित है। ये दिखाता है कि सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, बल्कि मझोली कंपनियां भी AI में बड़ी संभावनाएं देख रही हैं और उस पर बड़ा दांव लगा रही हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब मिड कैप कंपनियां किसी तकनीक पर इतना बड़ा दांव लगाती हैं, तो ये दिखाता है कि वो तकनीक अब सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि बिजनेस का एक मुख्य हिस्सा बन चुकी है। सही। लेकिन अब बात करते हैं सेक्टर के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी TCS की। अगर सेक्टर को दौड़ना है तो सबसे बड़े घोड़े को तेज दौड़ना होगा। 7वां बिंदु इसी पर केंद्रित है ना? हाँ, और TCS के कदम वाकई बहुत बड़े और साहसिक हैं। उन्होंने AI में सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि भारी भरकम निवेश किया है। क्या निवेश किया है? उन्होंने TPG जैसी बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म के साथ साझेदारी करके AI रेडी डेटा सेंटर्स में $2 बिलियन तक का निवेश करने का ऐलान किया है। $2 बिलियन? ये तो लगभग 18,000 करोड़ रुपए होते हैं। हाँ, बहुत बड़ी रकम है। और वे गीगावाट स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना बना रहे हैं। गीगावाट स्केल? ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। AI के लिए इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत क्यों है? क्योंकि जेनरेटिव AI के बड़े मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने में अविश्वसनीय मात्रा में कंप्यूटिंग पावर और बिजली लगती है। अच्छा। गीगावाट का मतलब है कि वे एक छोटे शहर को चलाने जितनी बिजली सिर्फ अपने डेटा सेंटर्स को देने की तैयारी कर रहे हैं। बाप रे। ये दिखाता है कि वे भविष्य की AI जरूरतों के लिए कितने गंभीर हैं। इतना ही नहीं, उनका AI से जुड़ा सालाना राजस्व पहले ही $1.8 बिलियन पहुंच चुका है और ये तेजी से बढ़ रहा है। पहले से ही? हाँ, उन्होंने अपनी 5 स्तंभों वाली रणनीति बनाई है, जिसका लक्ष्य
दुनिया की सबसे बड़ी एआई आधारित टेक सेवा कंपनी बनना है। यह उस धारणा के ठीक विपरीत है कि एआई आईटी को खत्म कर देगा। ठीक है, मान लिया कि बिजनेस मजबूत है, भविष्य की कमाई सुरक्षित दिख रही है और कंपनियां एआई को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन एक निवेशक के लिए सबसे बड़ा सवाल हमेशा होता है, क्या दाम सही है? कहीं हम तेजी के शिखर पर तो नहीं खरीद रहे? और ये सवाल हमें हमारे 8वें और आखिरी कारण पर लाता है, जो है मूल्यांकन यानी वैल्यूएशंस। ओके। स्रोत बताता है कि फिलहाल निफ्टी आईटी इंडेक्स 24-25 के पीई अनुपात पर कारोबार कर रहा है। पीई अनुपात किसी कंपनी या इंडेक्स के महंगे या सस्ते होने का एक पैमाना होता है। और इसे सही संदर्भ में रखने के लिए इसका ऐतिहासिक औसत क्या रहा है? मतलब पहले ये कितने पीई पर मिलता था? इसका 5 साल का औसत 28 से 38 के पीई मल्टीपल का रहा है। 28 से 38 और अभी 24-25 पर है? हाँ। तो मौजूदा 24-25 का पीई ऐतिहासिक रूप से काफी कम है। आसान भाषा में कहें तो आप आज आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी उस दाम पर खरीद रहे हैं जो पिछले 5 सालों के औसत दाम से काफी कम है। तो ये तो डिस्काउंट पर मिल रहा है। बिल्कुल। और स्रोत ने इसके लिए एक मजेदार शब्द इस्तेमाल किया है, माउथ वाटरिंग लेवल्स। यानी ऐसे दाम जिन्हें देखकर किसी भी निवेशक के मुंह में पानी आ जाए। हाँ, बिल्कुल। तो इन 8 कारणों को मिलाकर एक निवेश रणनीति भी सुझाई गई है। ठीक है, मान लिया कि सेक्टर सस्ता है और भविष्य अच्छा है, लेकिन कौन सा शेयर खरीदें? टीसीएस, इन्फोसिस या वो मिड कैप कोफोर्ज जिसका आपने जिक्र किया? ये उलझन भरा हो सकता है। बिल्कुल। और इसी उलझन से बचने के लिए स्रोत किसी एक स्टॉक को चुनने के बजाय एक ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करने की सलाह देता है। लेकिन एक मिनट, अगर टीसीएस और इन्फोसिस इतना अच्छा कर रहे हैं तो मैं सीधे उन्हीं के शेयर क्यों ना खरीद लूं? ईटीएफ में निवेश करके अपने मुनाफे को बाकी कंपनियों के साथ क्यों बांटूं? ये एक बहुत ही आम और वाजिब सवाल है। इसका जवाब है जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, अगर आप अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगाते हैं और किसी वजह से, मान लीजिए कोई मैनेजमेंट की समस्या या कोई बड़ा प्रोजेक्ट रद्द होने से उस कंपनी का प्रदर्शन खराब हो जाता है, तो आपका पूरा निवेश जोखिम में पड़ सकता है। इसे स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं। सही पकड़ा। लेकिन ईटीएफ में निवेश करने से आपका पैसा अपने आप सेक्टर के शीर्ष 10 आईटी कंपनियों में उनकी बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से बढ़ जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। हाँ, अगर 1-2 कंपनियां अच्छा प्रदर्शन नहीं भी करती तो बाकियों की अच्छी ग्रोथ आपकी निवेश को संतुलित कर देती है। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और जोखिम बहुत कम हो जाता है। तो ये एक तरह से पूरे सेक्टर की ग्रोथ पर दांव लगाने जैसा है, ना कि किसी एक कंपनी पर। बिल्कुल। स्रोत में किसी खास ईटीएफ का भी जिक्र है? हाँ, निप्पॉन म्यूचुअल फंड के आईटीबीज ईटीएफ का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है क्योंकि ये काफी लोकप्रिय और लिक्विड है। ठीक है। तर्क ये है कि मौजूदा स्तरों से, जहां डर पहले से ही कीमत में शामिल है, गिरावट की संभावना सीमित है, शायद 5 से 7% तक। बस 5 से 7%? हाँ, स्रोत का यही अनुमान है और कम से कम 2 साल का नजरिया रखकर निवेश करना चाहिए। और निवेश करने का तरीका क्या सुझाया गया है? क्या बाजार के और गिरने का इंतजार करें या अभी सारा पैसा एक साथ लगा दें? नहीं, एक साथ कभी नहीं। स्रोत इसके लिए एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर टुकड़ों में खरीदारी करने का सुझाव देता है। मतलब धीरे धीरे खरीदें। हाँ, इसका मतलब है कि आप हर महीने या हर गिरावट पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते रहें। इससे आपको कीमत का औसत निकालने का फायदा मिलता है, जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, और आप बाजार के सही समय का अनुमान लगाने के तनावों से बच जाते हैं। तो संक्षेप में आज हमने एक मजबूत विपरीत तर्क को परत दर परत समझा। जहां बाजार भारतीय आईटी पर एआई के खतरे को लेकर बुरी तरह डरा हुआ है, वहीं ये विश्लेषण विशेषज्ञों की राय, कंपनियों के ठोस तिमाही नतीजों, भविष्य की पक्की डील्स, एआई को अपनाने की आक्रामक रणनीति और सबसे महत्वपूर्ण आकर्षक मूल्यांकन का उपयोग करके ये तर्क देता है कि ये डर जरूरत से ज्यादा है और शायद निवेश का सही समय अब है। सही है। मूल विचार यह है कि एआई भारतीय आईटी को खत्म नहीं करेगा, बल्कि इसके विकास के अगले चरण को और तेजी देगा। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जिसके बारे में सोचा जा सकता है। बताइए। धन, यानी उनकी लाखों कर्मचारी? हाँ, उन पर क्या असर होगा अगर एआई निचले स्तर की कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस जैसे काम को संभाल लेता है? तो क्या पूरे भारतीय आईटी उद्योग को अपने लाखों कर्मचारियों को सिर्फ उच्च मूल्य, जटिल रचनात्मक समस्या समाधान और क्लाइंट फेसिंग भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत तेजी से फिर से प्रशिक्षित करना होगा? मतलब अपस्किलिंग करनी होगी बड़े पैमाने पर? बहुत बड़े पैमाने पर।
इस विशाल मानव पूंजी के परिवर्तन में क्या चुनौतियां और अवसर छिपे हैं, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में इस सेक्टर की दिशा तय करेगा।